जय हिंद बच्चों। जैसा कि कल के क्लास में आप लोगों ने देखा था कि कल के क्लास में हम लोगों ने यानी अंक और संख्या, अंकों से संख्याओं का निर्माण और दी गई अंकों से कितनी संख्याएं बन सकती हैं उसके बारे में हम कल के क्लास में अध्ययन किए थे। आज का टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण कल हम लोग जब संख्या पढ़ लिए थे, अब उसके बाद हम संख्या के भेदों के बारे में, उसका वर्गीकरण जो किया गया है कितने आधार पर किया गया है, उन आधारों के बारे में यहां हम चर्चा करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। चलिए, संख्याओं का वर्गीकरण जो है वह मुख्यतः 3 आधार पर किया गया है। पहला जो आधार है वह है शुरू होने के आधार पर। शुरू होने के आधार पर, शुरू होने के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ बिगिनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ बिगिनिंग। दूसरा जो आधार है दो से कटने के आधार पर, कटने के आधार पर। ठीक है, 2 से कटने के आधार पर। और तीसरा जो संख्याओं के वर्गीकरण का बेस है वह सबसे ज्यादा जरूरी है, वह है अपवर्तकों, अपवर्तकों के संख्या के आधार पर, के संख्या के आधार पर। जय हिंद बच्चों। जैसा कि कल के क्लास में आप लोगों ने देखा था कि कल के क्लास में हम लोगों ने यानी अंक और संख्या, अंकों से संख्याओं का निर्माण और दी गई अंकों से कितनी संख्याएं बन सकती हैं उसके बारे में हम कल के क्लास में अध्ययन किए थे। आज का टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण कल हम लोग जब संख्या पढ़ लिए थे, अब उसके बाद हम संख्या के भेदों के बारे में, उसका वर्गीकरण जो किया गया है कितने आधार पर किया गया है, उन आधारों के बारे में यहां हम चर्चा करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। चलिए, संख्याओं का वर्गीकरण जो है वह मुख्यतः 3 आधार पर किया गया है। पहला जो आधार है वह है शुरू होने के आधार पर। शुरू होने के आधार पर, शुरू होने के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ बिगिनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ बिगिनिंग। दूसरा जो आधार है दो से कटने के आधार पर, कटने के आधार पर। ठीक है, 2 से कटने के आधार पर। और तीसरा जो संख्याओं के वर्गीकरण का बेस है वह सबसे ज्यादा जरूरी है, वह है अपवर्तकों, अपवर्तकों के संख्या के आधार पर, के संख्या के आधार पर। अपवर्तकों के संख्या के आधार पर अब हम लोग इन 3 आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं। मुख्यतः इस 3 आधार पे ही संख्या का वर्गीकरण हुआ है। अब
हम पहला आधार लेते हैं शुरू होने के आधार पर। तो शुरू होने के आधार पर जो है वह संख्या के दो प्रकार होते हैं, यानी शुरू होने के आधार पर संख्या को दो भागों में बांटा गया है। वह है आपका पहला है प्राकृत संख्या, और दूसरा है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, और दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि आपका हो गया होल नंबर, HOL होल नंबर। दूसरा हो गया होल नंबर। अब दो से कटने के आधार पर भी संख्या के को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया आपका सम संख्या यानी आपका आ गया इवन नंबर, और दूसरा हो गया विषम संख्या। यानी कि ऑड नंबर। और अपवर्तकों के संख्याओं के आधार पर संख्या को तीन भागों में बांटा गया है। जो पहला है विशिष्ट संख्या, इसको कहते हैं स्पेसिफिक नंबर। और दूसरा जो हो गया आपका, इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब तीसरा जो है वह है भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर। अब हमने तीन आधार पर संख्याओं का विभाजन कर लिया है। अब यहां हमने तीन आधार पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जो आपको हेडिंग दिया गया था, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं के वर्गीकरण का जो तीन बेस आपको बताए गए थे कि ऑन द 3 बेस संख्याओं का विभाजन जो किया गया है वह तीन आधार पर किया गया है। पहला आधार है शुरू होने के आधार पर संख्या के दो प्रकार होते हैं, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है। उसके बाद देखिए दो से कटने के आधार पर भी संख्या के दो प्रकार होते हैं। पहला है सम संख्या यानी कि इवन नंबर, और दूसरा है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। और सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा, अपवर्तकों की संख्या के आधार पर। अपवर्तकों के संख्या के आधार पर संख्याओं के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है विशिष्ट संख्या यानी स्पेसिफिक नंबर, दूसरा होता है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, और तीसरा होता है भाज्य या यौगिक संख्या जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब हम इन संख्याओं के बारे में बृहद तौर पर इनके परिभाषा, उदाहरण और
खास तौर से जो प्रॉपर्टीज ऑफ, यहां जितने भी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, स्पेसिफिक नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इन सब के प्रॉपर्टीज यानी कि गुण के बारे में यहां पे अब आगे की ओर हम चर्चा करेंगे कि याद करना, भूल जाना, ठीक है। खास तौर से कभी कभी हम देखते हैं कि याद करना और भूल जाना, आप कहेंगे कि ये तो इसका विलोम है। याद करना का विलोम शब्द क्या है? भूल जाना। तो आप यह भी जान लीजिए कि हिंदी व्याकरण में जो विलोम शब्द होते हैं वे एक दूसरे के सहचर भी होते हैं। अक्सर बोलचाल की भाषा में आप कभी कभी सुनते होंगे कि लाभ हानि, जीवन मरण, आना जाना, यह सब ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है। तो यहां पे लाभ के साथ जो हानि का प्रयोग हो रहा है वह विलोम नहीं है, वह लाभ का सहचर शब्द जो है वह हानि बन के उसके साथ आ रहा है। जीवन के साथ जो मरण है वह सहचर बन करके आ रहा है। तो उसी तरह बेटा यह ध्यान रखिए कि हमको समझने के पीछे भागना है, याद करने के पीछे, रट्टा मारने के पीछे नहीं भागना है। चूंकि जो विद्यार्थी रट्टा मारते हैं वे फिर भूलते भी हैं, लेकिन जो अगर समझ जाता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि पढ़ना, समझना और तब सीखना, पढ़ना, समझना और तब सीखना, लगते हैं कि ये तीनों सेम शब्द हैं, एक दूसरे के अर्थ में कभी कभी समान अर्थ में भी एक दूसरे के साथ प्रयोग में आ जाते हैं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये तीनों शब्द सेम नहीं है। आप जो पढ़ेंगे यह जरूरी नहीं है कि आप उसको समझ भी जाएंगे, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं, इसकी तो पूरी गारंटी है। इसलिए चूंकि आप यहां पढ़ने आए हैं, किस लिए? तो सीखने के लिए, और पढ़ने और सीखने के बीच एक समझना शब्द है। आप जब तक पढ़कर समझेंगे नहीं तब तक जो सीखने की क्रिया है आपके अंदर नहीं आएगी। चलिए आगे हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहां पे परिभाषा में कहा गया कि जो संख्या 2 से कट जाती है, आप इतना भी बोल दीजिए, काम चल जाएगा। सम संख्या का सही परिभाषा है, जो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाती है वह सम संख्या है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह भी सम संख्या है। और जिस संख्या को 2 से भाग देने पर शेष कुछ न बचे तो वह भी सम संख्या है, क्योंकि बात तो एक ही कही गई और उसको 3 आधार से कही गई। चूंकि आप सभी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन में पढ़ने से अधिक समझने पे बल देना है, और जब आप सही से समझेंगे तभी उसको एक बेहतर सीखना कहा जाएगा। चलिए अब जैसे में आप यहां देख सकते हैं, जैसे में आपका आ गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यह सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा पुनः अनंत विस्तार तक। अब हम आप कह सकते हैं, हम यहां आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो 2 सबसे छोटी सम संख्या है। 2 सबसे छोटी सम संख्या है। सबसे बड़ी सम संख्या की क्या स्थिति है? चूंकि इसके अंत में भी इन्फिनाइट का जो निशान लगा हुआ है, तो यह बता रहा है कि यह अनंत विस्तार तक जाएगी, इसका वह छोर असीमित है। अतः हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी सम संख्या संभव नहीं है। अब सम संख्याओं की संख्या के बारे में चर्चा कर ले। चूंकि इसका एक छोर असीमित है, अतः हम कह सकते हैं कि सम संख्याओं की संख्या, कुल संख्या संभव नहीं है। अब आगे की ओर चलें।
चूंकि सम संख्याएं भी क्रमागत होती हैं, चूंकि इनके बीच का अंतर जो होता है वह समान होता है। ठीक है, क्रमागत संख्याओं को क्रमागत या क्रमिक संख्या कहते हैं। जिसका क्रम इक हो उसको क्रमिक कहा जाता है। क्रम आगत एक खास क्रम से बार बार आने वाली संख्याओं को हम क्रमागत संख्या कहते हैं। तो यहां पे आप देखिए कि 2 में अगर 2 जोड़ा जाए तो 4 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ा जाए 6 आ जाएगा, 6 में यानी कि 2 जोड़ा जाए 8 आ जाएगा, 8 में 2 जोड़ा जाए 10 आ जाएगा। अब जैसा कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आप देखे थे कि वहां क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर जो होता है वह क्या होता है, 1 था। यहां हम देखेंगे कि सम संख्याओं में क्रमागत सम संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब हम यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई 2 3 7 8 9 3 4 5 6 0 2 1 3 यह सम संख्या है या नहीं? तो हम बोलेंगे कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर जो है, अंतिम अंक पर जो है वह 3 है। अब आपसे पूछा जाए कि नहीं ये जो है वह सम संख्या है कि नहीं है, तो इसका अंतिम अंक जो है वह 2 है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई का अंक यानी कि अंतिम अंक 0 2 4 6 या 8 हो वह संख्या सम होती है। यह सम संख्या को पहचानने का तरीका है। अब यह सम है, यहां से भी हटा दिए यह सम है, यहां से हटा दिए यह भी सम है, यहां से अगर हटा दे तो भी यह सम है। ठीक है, इस तरह जितनी भी संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया ये सभी सम है। सम संख्या को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि सम संख्या कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो उसके अंतिम अक्षर पे ध्यान देना है, अंतिम डिजिट पे ध्यान दीजिए। अगर वह 0 2 4 6 या 8 है तो वह सम है। अब सम संख्याओं के बारे में, सम संख्याओं के गुण धर्मों के बारे में कुछ हम यहां सम संख्या के कुछ गुण धर्मों के बारे में, गणितीय संक्रियाओं पे उसके गुणों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सम संख्या आप यह जान लीजिए किसी भी दो सम संख्या को अगर हम जोड़े, कोई भी दो सम संख्या, जैसे कि मान लीजिए 8 में हम 28 जोड़ देते हैं। ठीक है, आपका आंसर आता है यहां 36। ठीक है, अगर आप यहां 24 में 50 जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा यहां 74। ठीक है, यह बता रहा है कि जब किसी भी सम संख्याओं की संख्या, अगर दो सम संख्या को जोड़ा जाए, दो सम संख्याओं को अगर आपस में जोड़ा जाए तो उनका योगफल भी सम संख्या होगा। दो सम संख्याओं को अगर आपस में घटाया जाए तो उसका अंतर भी सम संख्या होगा। दो सम संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाए तो उनका गुणनफल भी एक सम संख्या होगा। दो सम संख्याओं को यदि आपस में भाग किया जाए तो क्या भागफल भी सम संख्या होगा? तो नहीं होगा। जब दो सम संख्याओं को आपस में भाग किया जाए तो उसका भागफल सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। जैसे यदि आप देख लीजिए क्या कि हम 20 को 4 से भाग किए, भागफल हमारा क्या है 5। ठीक है, अगर 20 को हम मान लीजिए यहां कि हम 16 को 2 से भाग किए। ठीक है, यहां हमारा आंसर आया 8। यानी जो आपको बताया गया है कि दो सम संख्याओं का योगफल सदैव सम होगा, दो सम संख्याओं का, किसी भी दो सम संख्याओं का अंतर भी सम होगा, किसी भी दो सम संख्याओं का गुणनफल भी सम होगा, लेकिन भागफल में यह जरूरी नहीं है, वह सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है। अब आपको कहा जाए, अब आगे की ओर, यानी कि जो संख्याएं 2 से कट रही थी वे सम संख्याएं हैं,
लेकिन जो संख्याएं 2 से नहीं कट रही थी, जो संख्याएं 2 से नहीं कट रही थी, अब उन पे विचार करने का समय है। तो चलिए आपका विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। यानी कि ऑड नंबर। अब इसमें आपने सम संख्या में कहा कि जो संख्या 2 से कट जाती है, पूरी तरह कट जाती है, तो वह सम संख्या है। अब विषम संख्या क्या है भाई? तो आप यहां कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूरी तरह नहीं कटती है, पूरी तरह नहीं कटती है, कटती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। ऑड नंबर कहते हैं। यानी कि जो संख्या 2 से पूरी तरह नहीं कटती है उसको हम विषम संख्या कहते हैं, या जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है तो उसको हम विषम संख्या कहते हैं, या जिस संख्या को 2 से भाग देने पर शेष बच जाता है। कितना शेष बचता है? 1 शेष बचता है। आपको यहां ध्यान देना होगा कि किसी भी विषम संख्या को अगर 2 से विभाजित किया जाए तो शेष हमारा 1 ही आएगा, शेष हमारा 1 आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो या पूरी तरह से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे में आप यहां देख ले, जैसे में 1 3 5 7 9 11 13 15 यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता रहेगा, यानी कि 17 19 21 23 25 27 29 31 यह सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा अनंत विस्तार तक के लिए। अतः हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी विषम संख्या जो है वह 1 है। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। विषम संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? तो विषम संख्याओं की कुल संख्या जो है उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है, उसको गिना नहीं जा सकता है। यानी कि जिसको नहीं गिना जा सके तो विषम संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? यानी कि अनगिनत है। एक शब्दों में आप कह सकते हैं कि अनगिनत है। अब यहां हम एक चीज और देखें, विषम संख्या के क्रमों के बारे में थोड़ा देखें। तो क्रमों के बारे में देखिए, तो यहां क्या है? 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी 2 क्रमागत विषम संख्या का अंतर जो होगा वह 2 होगा। जैसे कि सम संख्या का भी क्रमागत सम संख्याओं का भी अंतर 2 आ रहा था आपका, और क्रमागत विषम संख्याओं का भी अंतर 2 ही होगा। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे अब मान लिया जाए कि आपका हम यहां एक संख्या प्रदर्शित करा रहे हैं। यहां पे इतनी बड़ी एक संख्या हमने प्रदर्शित कर दी। अब आपको बताना है कि यह सम है कि विषम है। तो आप यहां यह देखिए, जैसे आप सम संख्या के आखिरी स्थान पे देख रहे थे, अगर सम संख्या के आखिरी अंक पे 0 2 4 6 8 आ रहा था तो आप कर दीजिए सम है। तो यहां ठीक उसका अपोजिट 1 3 5 7 या 9 आ जाए
जिस संख्या के अंतिम अंक पर विचार करना है, आप देखिए अंतिम अंक क्या है, तो 1, 3, 5, 7 और 9 यानी कि 5 है, यानी कि यह जो है वह विषम है। अगर यहां से हम हटा दें, अब बताएं कि नहीं यह सम है या विषम है, तो आप कहिए कि भाई अभी भी यह विषम है, क्योंकि अंत में अंतिम अंक पे 1 है। अब आपसे कहा जाए कि अब बताइए कि यह सम या विषम है, तो इसके अंतिम अंक पर विचार कीजिए। अब अंतिम अंक तो 2 है, यानी आप कह सकते हैं कि नहीं यह विषम नहीं है, यह एक सम संख्या है। अब आपको कहा जाए कि नहीं, अब बताइए कि भाई ये जो संख्या है वह सम है या विषम है, तो पुनः हम इसके अंतिम अंक को देखें। ओ यानी कि यहाँ अंतिम अंक पे तो 5 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह तो विषम है। ठीक है, इस तरह से जिस संख्या के इकाई के स्थान का अंक या अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो वह संख्या सदैव विषम होती है। और किसी भी दो विषम संख्याओं का योगफल या अंतर जो होगा वह सदैव सम होगा, वह सदैव सम होगा। यदि आप देखिए 5 में अगर यदि 7 जोड़ लीजिए तो 12, कोई और संख्या ले लीजिए, चलिए 101 में 105 जोड़ लिया जाए। ठीक है, अब 105 जोड़ लिया जाए तो आपका पुनः यहां पे आ जाएगा 206। यानी यहां आप देख रहे हैं कि किसी भी दो विषम संख्या को अगर आपस में जोड़ा जाए तो वह सदैव उसका परिणाम सदैव सम होगा। किसी भी दो विषम संख्याओं को आपस में घटाया जाए तो उसका भी परिणाम अंतर जो होगा वह सदैव सम होगा। अब गुना की बात आ जाए तो आप गुना में एक चीज ध्यान दें कि जब भी किसी भी दो विषम संख्या को आपस में गुणनफल अगर किया जाए, यदि गुणनफल किया जाए तो उसका गुणनफल क्या आएगा, तो उसका गुणनफल भी सदैव एक जब दो विषम संख्या को आपस में गुना किया जाए, कोई दो विषम संख्या उठा लीजिए, आप 5 गुने 9 कर लीजिए, दो विषम संख्या है, आप देख लीजिए यहां यानी कि क्या आता है 45। आप कोई और दूसरी विषम संख्या उठा लीजिए। ठीक है, हम 17 गुने 5 कर लेते हैं, यहां देखिए 85। दो एग्जाम्पल आपको समझने के लिए काफी है कि किसी भी दो विषम संख्या को यदि आपस में गुना करते हैं तो प्राप्त जो हमारा गुणनफल आता है वह गुणनफल हमेशा विषम होता है, हमेशा विषम होता है। उसी तरह दो विषम संख्याओं का भागफल का परिणाम भी जो आएगा वह हमेशा विषम ही होगा। ठीक है, यहां योगफल और अंतर का परिणाम आप यहां देखें कि किसी भी दो विषम संख्या को यदि आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसका परिणाम सम होगा, और किसी भी दो विषम संख्या को आपस में गुना किया जाए या भाग किया जाए तो उसका परिणाम विषम होगा।